नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में हैं। दोनों ने कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की। वो वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारे में प्रार्थना करने भी पहुंचे। शाह और नड्डा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों का आकलन करने के लिए बंगाल गए हैं। पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी का किला माना जाता है और हाल के वर्षों में राज्य पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस काफी बढ़ गया है। खासतौर से अमित शाह को इस राज्य में पार्टी के लिए बहुत संभावना दिख रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की कुल 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी की कोशिश होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो इस आंकड़े को पार कर जाए। बंगाल में शाह और नड्डा की दिलचस्पी को सी वोटर के सर्वे से भी समझा जा सकता है। सर्वे में ज्यादातर लोगों ने ये माना है कि बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी को चुनौती देने में कामयाब होगी। बीजेपी लगातार अपने विस्तार की संभावनाओं को देख रही है। इसमें बंगाल सबसे अहम है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 42 संसदीय सीट में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। शाह ने बंगाल से 35 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा था। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश इस लक्ष्य तक पहुंचने की होगी। बेशक संभावनाएं हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। सी वोटर के सर्वे से इसे समझा जा सकता है। सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी चुनौती दे पाएगी, तो 54% ने इसका जवाब हाँ में दिया, 36% ने कहा नहीं, तो वहीं 10% ने इसका जवाब पता नहीं में दे दिया। यानी ज्यादातर लोगों का मानना है कि बंगाल में दीदी का किला बीजेपी भेज सकती है। सर्वे में उत्तर भारत की 180 सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 150-160 सीटें जाने का अनुमान है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी पहले से ही उत्तर प्रदेश में तकरीबन सैचुरेशन की स्थिति में है। पैर फैलाने के लिए उसे अन्य क्षेत्रों में अपना रथ लाना पड़ेगा। बंगाल और बिहार ऐसे दो राज्य हैं जहां वो ऐसा कर सकती है। यानी कि दीदी के दुर्ग की अब घेराबंदी की जा रही है। बंगाल में दीदी का किला बीजेपी कैसे भेद पाएगी, इसको लेकर फोकस किया जा रहा है। अमित शाह ज्यादातर बंगाल और बिहार ये दो राज्य हैं जहां पर लगातार फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जब सर्वे की बात आती है, सी वोटर सर्वे की बात सामने आई, तो इसमें भी लोगों का मानना है, जो बंगाल के लोग हैं उनका मानना है कि अगर दीदी के किले को कोई भेज सकता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी, जो दीदी को इस पूरे चुनाव के दौरान एक पटकनी देने में कामयाब जरूर हो सकती है। और इसको लेकर अमित शाह ने अपना टारगेट भी सेट कर लिया है कि किस तरह से सबका घेराबंदी करनी है, किन मुद्दों पर आगे आना है, किस तरह की बातचीत करनी है, बंगाल के लोगों को क्या कुछ भाएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए एक प्रबंधन समिति का गठन भी किया गया है। आपको बता दें, तो दीदी के दुर्ग की घेराबंदी की जाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस अब बंगाल की तरफ बढ़ने लग गया है। ऐसे में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ और हम इस पर फिर तफसील से चर्चा करेंगे। डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राम प्रकाश पांडे टीएमसी प्रवक्ता है हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं निखिल जी आपसे ही सवाल करना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव पास है, ऐसे में लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि सारे राज्यों में उसकी पकड़ काफी मजबूत है, लेकिन बिहार और बंगाल ऐसे दो राज्य हैं जहां पर उसे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। बात बंगाल की करें तो दीदी का अच्छा खासा वर्चस्व है बंगाल में, क्या उस किले को भेजने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? जी नमस्कार। देखिए, मैं केवल यही कहना चाहूंगा, दिनकर की जो पंक्तियां हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। माननीय अमित शाह जी और माननीय नड्डा जी ने हमारे समस्त कार्यकर्ताओं नेता वृंदों को जो आह्वान किया है, उसने हम सबों को में एक नए जोश का संचरण किया है और उनके नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारा जो शीर्ष से लेकर के जो भूमि स्तर तक, जो बूथ स्तर तक जितने कार्यकर्ता हैं, सब आंदोलित हैं, सब उद्यत हैं और इस लोकसभा चुनाव में हम समूचे
देश के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जो न सिर्फ बंगाल में सनातन की पुनर्स्थापना का सूत्रपात करेगा, बल्कि आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा और हम उन्हें उपहार स्वरूप बंगाल में अधिकाधिक सीटें देंगे। और जैसा कि आपने कहा, आदरणीय अमित शाह जी ने हमें 35 का लक्ष्य दिया है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। सारी रणनीतियां बन रही हैं, बन चुकी हैं और इस बार बूथ स्तर तक, और जब आप ये समझ लीजिए कि 3 विधायक थे तब तो हम लोगों ने 18 एमपी जिताए और अब तो हमारे 70 से ज्यादा विधायक है, तब कितने एमपी निखिल जी, जीतेंगे? किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह की तैयारियों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, आपने अभी थोड़े देर पहले कहा कि 15 सदस्यीय जो चुनाव व्यवस्था प्रबंधन समिति है उसका गठन किया गया है। वो तो शीर्ष स्तर पर है, राज्य के स्तर पर, लेकिन हमने बूथ स्तर पर 1 लाख से ज्यादा बूथों में बूथ कमेटियां बनाई है, बूथ सशक्तिकरण किया है, पन्ना प्रमुख बनाए हैं, हमारा शक्ति केंद्र है और उसके बाद हमारा मंडल है, मंडल स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर, जो छोटे छोटे स्तर है। और इसके अलावा हमारा किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा, ऐसे कई सारे सेल हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। तो इस बार हम लोगों ने अपने जमीनी स्तर पर जो है सो कार्यकर्ताओं को संगठित करने का काम किया है, ताकि जो मतदाता है वो तैयार हैं, वो तैयार बैठे हैं, उनको बूथ तक लाना, उनका सहयोग लेना और उनके मन में, उनके हृदय में जगह बनाना, यह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अप्रत्याशित सफलता की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। और देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल शुरू से केंद्र की मुख्य धारा से कटा रहा है। आज यहाँ जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कटमनी का मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार किया गया, उनकी हत्या की गई, उसका मुद्दा है। आज कोयले की जो तस्करी है उसका मुद्दा है, बालू तस्करी, पशु तस्करी से लेकर के जिस तरह लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और जिस तरह नौकरियों का बंदर बांट हुआ है, और हमने देखा कि बंडल का बंडल नोट जो तृणमूल के नेताओं के घरों से बरामद होते चले गए हैं, इसका बड़ा ही एक प्रभाव पड़ा है यहाँ के मतदाताओं पे और पूरी तरह वो व्याकुल है इस सरकार को बदलने के लिए। और उससे पहले मोदी जी को यहाँ पर अधिकाधिक सीटें दे करके अपनी सहमति दर्ज कराने के लिए कि हम लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं और इस बार जो परिवर्तन होगा वो असली परिवर्तन होगा पश्चिम बंगाल की महान रामप्रकाश पांडे जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी कहीं न कहीं हल्के में ले रही थी, लेकिन आपने देखा कि किस तरह की तैयारी लगातार हो रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम मंत्री अब बंगाल का दौरा करने लगे हैं और खास करके गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि बंगाल की जनता, करोड़ों के जो बंगले दिए जाते हैं, कटमनी की जाती है, सिंडिकेट, घुसपैठ और माफियाओं का जो राज चल रहा है, उसका हिसाब कहीं ना कहीं जनता इस बार जरूर मांगेगी। क्या लगता है आपको, जनता बदलाव के मूड में इस बार बंगाल की नजर आ रही है? देखिए, कुछ भी नहीं होने वाला। इससे पहले 2021 के विधानसभा में भी इनके सारे के सारे नेता डेली पैसेंजरी कर रहे थे, डेली आ रहे थे, डेली जा रहे थे। लक्ष्य अमित शाह जी ने 200 पार का दे दिया था, 77 में अटके, वो 77 भी नहीं रह गए, अब 70 के में ही रह गए, बाकी 7 और फिर टीएमसी में ही घुस गए। तो इनकी वो हुंकारी भरते हैं, किंतु जमीनी अर्थ पर नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का काम बोलता है, पश्चिम बंगाल के सरकार का काम बोलता है। घर घर के तक ममता बनर्जी ने अपने काम पहुंचाया है, द्वारे सरकार को के द्वारा हर आदमी तक पहुंची है और पहुंच के उन्होंने दिखाया है और हर आदमी लाभान्वित हो रहा है ममता बनर्जी के उन्नयन। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है राम प्रकाश जी, पहले जिस बंगाल में संगीत सुनाई देता था, आज वहाँ सिर्फ और सिर्फ दंगे सुनाई देते हैं, धमाकों की आवाज सुनाई देती है। ये अभी भी संगीत सुनाई देता है, किंतु जहाँ पर इनकी थोड़ी बहुत हुई है वहाँ पर धर्म के आड़े में ये सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। जगह जगह पर धर्म लेके ही होते हैं, ऐसे तो और कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं राम प्रकाश पांडे जी? निखिल जी, देखिए ये तो इनका पिटा पिटाया राग है जो कि कई दशकों से जो तथाकथित जो छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी हैं उनके तरफ से फैलाया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो धरती है ये सनातन के अधिष्ठाता स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष और रामकृष्ण परमहंस की धरती है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, राम प्रकाश जी आपके पास आऊंगी, मैं आऊंगी राम प्रकाश जी। सुनिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि
इसके बाद जो है कि हिंसा की कलुषित राजनीति का एक काला अध्याय कई दशक तक बंगाल की धरती पर चला, लेकिन बंगाल का चरित्र को रक्त चरित्र करने का जो प्रयास चला है उसको हम लोगों ने सनातन रंग से फिर से उसमें सनातन के प्रवाह को पुनर्जागृत कर और जिस तरह से एक जो राष्ट्रीय भावनाओं के साथ जोड़ने का जो हमने काम किया भारतीय जनता पार्टी, हम मुझे लगता है कि उसकी परिणति होने जा रही है और बंगाल की जनता अब इनके भुलावे में नहीं आने जा रही है। और बंगाल के युवा जिस तरह सड़कों पर घूम रहे हैं, जिस तरह नौकरियों की बंदरबाट हो रही है और जिस तरह इनके एक एक करके जितने नेता हैं उनके भ्रष्टाचार के मामले खुलते जा रहे हैं, कई मंत्री जेलों के अंदर हैं और कई लोग कतार में खड़े हैं और जिस तरह घुसपैठ करके जिस तरह वो लोग धर्मनिरपेक्षतावादी लोग जिस तरह सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, देखिए आप लोग डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है बॉर्डर के जिलों की। आप नदिया से लेकर के मुर्शिदाबाद तक देखिए, जनता इसका बदला लेगी और जनता लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेगी। ठीक है जी, कहिए राम प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, इन्होंने जिस विवेकानंद जी का नाम लिया उसी के ऊपर में इनके पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष ने एक गलत टिप्पणी की और एक अभद्र जो हमारे पश्चिम बंगाल के एक सम्मानीय व्यक्तित्व हुए थे उनके ऊपर में इन्होंने गलत टिप्पणी की है। रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर में गलत टिप्पणी की है। इन्हें शर्म आनी चाहिए बंगाल में और बोलते हैं। और पश्चिम बंगाल तो हमेशा सनातनी नहीं करा है, इसीलिए दुर्गा पूजा काली पूजा यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। सारे भारतवर्ष में जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ही सबसे जोर तौर से दुर्गा पूजा और काली पूजा मनाई जाती है। हम सनातनी थे और सनातनी हैं और हम धर्म के आड़े में कभी राजनीति नहीं करते इनके जैसा। धर्म धर्म की जगह पर है, राजनीति राजनीति की जगह पर है। निखिल जी, उन्होंने कभी भी स्वामी विवेकानंद हमारे अधिष्ठाता हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके अनन्य भक्त हैं। हम लोग सभी स्वामी विवेकानंद को भगवान की तरह पूजते हैं। तो वो माफी की मांग कर रहे हैं सर इसको लेकर। अब ये तो अपना अलग राग अलापने की बात है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। ये लोग दूसरे लोगों को, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि 24 तारीख को 1,37,000 से ज्यादा सनातनियों ने लक्ष कंठे गीता पाठ जो हमारा जो सनातनियों का कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, उसमें पूरे प्रदेश के कोने कोने से आकर के 1,50,000 के करीब सनातनियों ने 1,01,000 कंठ से गीता स्वर का पाठ किया, जिसकी कि ये लोग उलाहना कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उस वक्त ब्रिगेड के ग्राउंड में था, उस वक्त द्वारका के शंकराचार्य की उपस्थिति में एक साथ गीता का पाठ हुआ। ये होता है सनातन का प्रभाव, ये होता है सकारात्मक राजनीति। ठीक है, अब ये देखिए ये लोग इन लोगों ने इस कार्यक्रम का मजाक उड़ाया, जिसके लिए इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। रामप्रकाश पांडे जी, देखिए इस बार तो जनता भी कह रही है, सी वोटर सर्वे को अगर आप देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 54% जनता ये जवाब दे रही है कि हाँ, अगर पंजाब का दीदी का किला, ममता बनर्जी का बंगाल अगर कोई भेज सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो 54% अगर जनता इस बात का समर्थन कर रही है कि वो बदलाव चाहती है, तो रामप्रकाश जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा संभव नहीं है इस बार? संभव इसलिए नहीं है कि हमने जमीनी स्तर में हम देख रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है, हम और बढ़ के आएंगे। इन्हें 18 मिल गई, 18 से ये घटेंगे। 18 से तो पहले ही घट चुके हैं क्योंकि बीजेपी से जीते हुए हम और टीएमसी में ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं सर, तो ये जो सी वोटर सर्वे आ रहा है, इसे आप झूठा मान रहे हैं? सारे के सारे ही सत्य साबित हमेशा नहीं हुए हैं। हाँ, और हम जानते हैं कि हम इनकी 18 सीट को घटा देंगे, इनको 10 से ज्यादा नहीं जाने देंगे जी। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही है रामप्रकाश पांडे जी आपकी तरफ से? तैयारी बूथ स्तर से चालू हो चुकी है। यहाँ पर इन्हें मिली थी ज्यादा नॉर्थ बंगाल में, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर पार्टी बंगाल में कोई है तो वो टीएमसी है। आपके घर के लोगों के यहाँ से 50-50 करोड़ रुपए हासिल होता है, और जिसे ममता बनर्जी अपना सिपाही बताती है, तो जब सिपाही के घर से 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो मालिकों के घर से कितना मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये। इनका तो हमेशा यही राह पलापना है, और हमारी पार्टी ने हमेशा शुरू में ममता बनर्जी ने बोला है जो दोषी है उसे जो सजा मिलेगी उसका वो दोष का मौजूदा है। हमारी ममता बनर्जी कभी साथ में नहीं खड़ी हुई है। जिससे दोष साबित होगा वो दोषी है, उसको जो सजा अदालत सुनाएगी उसका वो भुगतान करेगा। तो सर, सीएए लागू करने के विरोध में क्यों है आपकी पार्टी? केंद्रीय योजनाएं पहुंचती हैं तो उसके विरोध में क्यों रहती है पार्टी?
सीए लागू करने के विरोध में क्यों रहती है पार्टी? कौन सी? ये हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, आवास के पैसे नहीं भेज रहे हैं, 100 दिन के पैसे नहीं भेज रहे हैं, 100 दिन के काम के पैसे नहीं, गरीबों पैसों को रोक के रखे हुए हैं। इसके लिए कई बार, इस बार भी हमारी मुख्यमंत्री जाके प्रधानमंत्री जी से बैठी कि इन पैसों को छोड़िए। निखिल जी, देखिए, आपके प्रश्न के कई भाग है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने रखा। पहली बात, मैं केंद्रीय योजनाओं पे आ जाऊं। हमारी सरकार ने पिछले 7-8 वर्षों में जो है, इनकी जो यूपीओ की सरकार थी, वो 2 लाख करोड़ का आवंटन किया यहाँ जो टीएमसी जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, पिछले 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी, हमारी सरकार ने 8 लाख करोड़ किया। मनरेगा में 14,000 करोड़ यूपीओ ने किया था, हमने 56,000 करोड़ किया। नेशनल हाईवे के लिए 70,000 करोड़, रेलवे के लिए 10,000 करोड़, इसके अलावा 800 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है सो बनाया। और इन लोगों ने क्या किया, मैं उदाहरण दे दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात होती है, जो पहली बार जब लिस्ट इनसे मांगा गया, इन्होंने 56 लाख लोगों की लिस्ट दे दी। जब उसकी जांच हुई तो उसमें 17 लाख बोगस पाए गए, और उसके बाद लिस्ट घट करके वो फिर 39 लाख तक हो गई, और उसके बाद 11 लाख लोग जो है सो अंततोगत्वा उस लिस्ट में आए। तो पहली बार ही बोगस जो मनरेगा की जो काम है, जो काम संपादित हो चुका था, जो उस लिस्ट में ही नहीं था, उसके अंतर्गत जो है सो फंड का आवंटन हुआ। केंद्रीय टीम आई, उन्होंने देखा कि इसमें डिस्क्रिपेंसीज है, उस पर एफआईआर दर्ज करने की बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जैसे कि हर घर जल योजना है, उसमें 40% कवरेज इन्होंने दिखाया, पूरे देश में 70% से ज्यादा कवरेज हो चुका है। जो धान खरीदने की जो योजना है, उसमें 40 लाख से ज्यादा किसानों का नाम आया। जब इनके तत्कालीन जो फूड मिनिस्टर पहले थे, ज्योतिप्रिय मलिक, वो अरेस्ट हुए, तुरंत नाम जो है सो घट गया। क्यों? क्योंकि उसमें बोगस किसानों का नाम था। तो हमारे पास तो आंकड़े हैं, दस्तावेज है, जिससे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि केंद्र की योजनाओं में आवंटित पैसों का बंदरबाट होता है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि उन्होंने ये कहा कि ये लोग 10 सीटों तक हमें रोकेंगे और ये करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो संगठन है वो किसी आयातित नेता, एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तो एक बड़ी चुनौती है कि इतना वक्त हो गया, बंगाल में दीदी का शासन है, कहीं ना कहीं जनता किस बात को लेकर या तो डर की वजह से दीदी को वोट देती है, ममता बनर्जी को आगे रखती है, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई तो चुनौती है जिसमें वो पार नहीं पा रही है बंगाल में खास करके। देखिए, बंगाल की प्रकृति ऐसी है कि सीपीएम को, वामपंथियों को भी उखड़ने में जो है 34 साल लग गए थे। इनको उतना समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो तिमिर का जो अंधेरा, उसके उस पार जो है सो प्रदीप दिख रहा है। वह प्रदीप जो दिख रहा है, बंगाल के लिए आप लोग बाहर वाले हैं, अंदर वाले कैसे बनेंगे सर? ममता हम लोग ही तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाहर वाले हैं, आ जाते हैं, बाहर वाले हैं, कैसे करेंगे सर? एकमात्र पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी, जिसके संस्थापक जो जनसंघ के अधिष्ठाता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाली ही थे, युग पुरुष थे वो। तो हमारी पार्टी बंगाल में एक बंगाली युग पुरुष के द्वारा हमारी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो हम लोग तो बंगाल की असली पार्टी है। बाकी सीपीएम आयातित विचारधारा की पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस से टूटी है, जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। हमारी पार्टी ओरिजिनल है। रामप्रकाश, और जहां तक जी, ये बाहर वाले लोग बार बार, जिसे आप बाहर वाले कह के संबोधित करते हैं, इस बार अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, आने दिया जाएगा? अरे कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने के लिए पश्चिम बंगाल कभी मना नहीं कर रहा है, किंतु कोशिश तक रहेगी। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बोल रहे हैं, उस श्यामा मुखर्जी के जो नियम थे, उस नियमों पर इनकी पार्टी नहीं चल रही है, इसीलिए पश्चिम बंगाल के आदमी इनको पसंद नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी जाति के नाम पर मतभेद करने के लिए राजनीति नहीं करने के लिए कही थी। तो उस जाति का नाम तो आप उठा रहे हैं ना, जाति जनगणना की मांग करके। पश्चिम बंगाल के आदमी को ममता बनर्जी का काम बोलता है। ममता बनर्जी हर द्वार तक पहुंचती है। ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री होते हुए भी हर आदमी के, आम से आम आदमी के घर तक पहुंचती है। निखिल जी, इस बार वो आई थी नॉर्थ बंगाल में एक साधारण, देखिए हालचाल जाने तो जब उन्होंने अभी देखिए, आए दिन अखबारों में कालीघाटेर काकू का नाम चलता है। जो लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी है, उसके सीईओ डायरेक्टर कौन थे? जो पार्थो चैटर्जी के घर से जो सैकड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं, वो कौन है? आपके मानिक भट्टाचार्य, पार्थो चैटर्जी हुए, ज्योतिप्रिय मलिक हुए, कई सारे एमएलएज हैं। वो हाई कोर्ट में सारे मामले हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें थोड़ी अंदर भेजा? वो तो कोर्ट के विचाराधीन है। तो
कर पाएंगे। वो इस तरह तो से माला जपते ये सारी रहेंगे, चीजें इस बात को सत्यापित करती हैं कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई। 2021 में आए थे, इस बार भी अब 2024 में अब पिछली बार देखिए ये लोग होता क्या है ना, विधानसभा चुनाव में लोगों को वोट डालने ही नहीं देते हैं, लेकिन इस बार देखिए ऐसा है, आप गांव गांव में जाकर के पूछ लीजिए, 54% ने कहा। नौकरियां देने के लिए नौकरियां कहाँ हैं? ठीक है, रुकिए, मैं आती हूँ आपके पास। अरे आपने तो नौकरियां छीन ली ना, जाके देखिए मेयो रोड के उस जंक्शन पे बैठे हैं सब लोग, गांधी मूर्ति के सामने 5 साल होने चला, तो उनकी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? देखिए मेरा ये कहना है कि वो नौकरियां क्या आपकी छोड़ी हुई हैं? कई बार हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है, कई बार हाई कोर्ट ने लताड़ा है, हाई कोर्ट के विचाराधीन है सब कुछ। अगर आपको फंसाया जाता तो हाई कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी क्यों नहीं किया? आपके हम जो ईडी ने एफआईआर किया या सीबीआई ने उसको क्वैश क्यों नहीं किया? हर 2-2 दिन पर तो आपके नेता चले जाते सुप्रीम कोर्ट से राहत लेने के लिए। तो सवाल ये है कि एक एक पूरा प्रशासन जर्जर है आपका, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। आप ऐसी स्थिति, आपने ऐसी गरीबी बढ़ते चले जा रही है पश्चिम बंगाल में। आप देखिए लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही है। जो लोग गांव में मारे मारे फिर रहे थे, वो लोग माफिया बन के सोने की मोटे मोटी चेने पहन के घूम रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉर्पियो और मार्शल लेकर ठीक के। है, वक्त की कमी है मेरे पास। राम प्रकाश जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। वो इस तरह से आलाप रखते रहेंगे, किंतु जनता ने इनको 2021 में भी बताया था और सबक सिखा के भेजा था, और इस 2024 में भी हम सबक सिखा के, क्योंकि जनता सही रूप में जानती है कि हाँ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में किस तरह से काम कर रही है और हर घर तक काम। ठीक है सर, लेकिन जनता इस बार ये भी तो कह रही है कि 54% हम नहीं आने देंगे। खैर ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2024 में कुछ ही वक्त रह गया है, ये तय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।